हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में। सो आओ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करेंगे हम हिस्ट्री ऑफ जर्मन एम्पायर से। ओके, रोमन एम्पायर का खात्मा होने के बाद, रोमन एम्पायर टूटने के बाद जर्मन एम्पायर को होली रोमन एम्पायर कहा जाता था। एंड फ्रॉम 962 से होली रोमन एम्पायर यूरोप का एक बहुत बड़ा एम्पायर बन चुका था, क्योंकि होली रोमन एम्पायर में बहुत सारे किंगडम इंक्लूड्स थे, जैसे कि किंगडम्स ऑफ इटली, किंगडम्स ऑफ बोहेमिया, किंगडम्स ऑफ बुरुंडी एंड और भी बहुत सारे छोटे छोटे टेरिटोरीज। ओके, और इसमें ओटो फर्स्ट इस एम्पायर का, होली रोमन एम्पायर का, जर्मन एम्पायर का पहला एम्परर था। एम्परर मतलब जिसके अंडर पे कुछ किंग्स भी होते हैं, उसको हम एम्परर कहते हैं। ओके, एंड ओटो फर्स्ट ये ओटोनियन डायनेस्टी से थे। अब फ्रॉम 962 से लेकर 1806 तक ये हमारा जो जर्मन एम्पायर और होली रोमन एम्पायर एग्जिस्ट करता है। एंड ये फ्रॉम 962 से लेकर 1806 तक इस होली रोमन एम्पायर पे बहुत सारे डायनेस्टी रूल किए हैं, जैसे कि पहला ओटोनियन डायनेस्टी, जैसे कि ओटो फर्स्ट वहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओटोनियन डायनेस्टी, सालियन डायनेस्टी, सप्लिनबर्ग डायनेस्टी, स्टॉफेन डायनेस्टी, वेल्फ डायनेस्टी, हाउस ऑफ लग्जमबर्ग, हाउस ऑफ वेचलबैक्स, हाउस ऑफ हॉब्सबर्ग, हाउस ऑफ लॉरेन, हाउस ऑफ हॉब्सबर्ग लॉरेन। और ये सारे के सारे जो एम्परर है, ये सारे के सारे जो हाउस है, ये सारे के सारे जो डायनेस्टी के जो लोग हैं, वो सारे के सारे कैथलिक थे। अब कैथलिक क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब ये सब कुछ ठीक ठाक ही था, बट इन द ईयर 1517 पे जर्मन का एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे, उनका नाम था मार्टिन लूथर। अब ये 95 तो थेसिस लिखे थे, 95 तो आइडियाज़ लिखे थे, 95 तो थेसिस लिखे थे, जिसमें वो सारे के सारे रोमन कैथलिक चर्च के पुराने जो उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, उनके जो रिचुअल्स हैं, उनके अगेंस्ट पे लिखे थे। ओके, और ये चैलेंज किए थे चर्च को, रोमन कैथलिक चर्च को, कि उनके साथ एक डिबेट किया जाए, उनके आइडियाज़ के ऊपर एक डिबेट किया जाए। अब यहाँ पर एक्चुअल में ये हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये जो कैथलिक जो हैं ये मानते हैं कि जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में, जैसे कि मतलब वैष्णव धर्म होते हैं, मतलब कुछ लोग शिव भगवान को मानते हैं, कुछ लोग विष्णु भगवान को मानते हैं। ये सेम है, ये दोनों, चाहे वो कैथलिक हो या फिर चाहे कोई, मतलब जो भी हैं, वो सब जीसस क्रिस्ट को मानते हैं। बट क्या हुआ मैं आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ। अब जो लोग हैं शायद उनको भी लगा कि शायद जो मार्टिन लूथर जो बात कर रहे हैं उन पे वो शायद सच बोल रहे हैं, मतलब कुछ जो करप्शन जो आ रहा है, जो करप्शन जो कर रहे हैं चर्च पे, वो शायद एक्चुअल में पहले से नहीं था। ओके, अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो डिवीज़न होने लगे, लोगों के बीच में डिवीज़न होने लगे, और वो जो पुराने प्रैक्टिसेस और जो रिचुअल्स को मानते थे, वो लोग कैथलिक ही हैं, बट जो नया रिफॉर्म्स को मानने लगे, उनको बोलते थे प्रोटेस्टेंट। अब मैं बोलता हूँ कि प्रोटेस्टेंट क्या है और कैथलिक क्या है। कैथलिक मतलब जो पुराने प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स को जो लोग बिलीव करते हैं, उनको मतलब वो कैथलिक्स हैं। और जो नया रिफॉर्म्स को मानते हैं, जैसे कि ये मानते हैं कि रोमन कैथलिक चर्च पहला चर्च है, जीसस भगवान है वो इनके ही हैं, इनके भी भगवान हैं। बट जो पोप हैं, जो चर्च के जो पोप हैं, वो भी पहले से हैं, बट वो बाद में करप्ट हो गए, मतलब प्रोटेस्टेंट पोप लोगों को नहीं मानते। और भी बहुत सारे इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। इसके बाद, ये सिचुएशन के बाद, मार्टिन लूथर के ये बयान के बाद, अब जो लोग हैं वो डिवाइड होने लगे, मतलब प्रोटेस्टेंट बहुत सारे बन गए और कुछ लोग कैथलिक में रह गए। अब जो होली रोमन एम्पायर का जो नॉर्दर्न जो पार्ट था, वो सब प्रोटेस्टेंट बन गए, और जो साउदर्न पार्ट था वो कैथलिक बन गए। अब एक जाहिर सी बात है कि ये प्रोटेस्टेंट और कैथलिक के बीच में एक टॉग ऑफ वॉर चल रहा था, मतलब अपने अपने बीच में, क्योंकि वो लोग अपना जो बिलीफ्स है उसको स्प्लिट करने लगे थे। अब ये उन दोनों के बीच, जैसे कि मैं कहा, इन दोनों के बीच एक टॉग ऑफ वॉर चल रहा था। ओके, और वो टॉग ऑफ वॉर दिखा कब? दिखा इन द ईयर 1618 पे। ये जो वॉर था जर्मनी में, ये जो वॉर था, जो होली रोमन एम्पायर पे जो वॉर था, ये कैथलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में स्टार्ट तो यहाँ पर हो गया। ये लोग मतलब रिलीजन के ऊपर से ये लोगों का जो वॉर है वो स्टार्ट तो हो गया, बट फाइनली इसमें बहुत सारे जो रूलर्स हैं, बहुत सारे एम्पायर है इसमें इन्वॉल्व होने लगे, जैसे कि फ्रांस आ गया, स्पेन आ गया, स्वीडन आ गया। ओके, अब होली रोमन एम्पायर का कुछ हिस्सा, जैसे कि ऑस्ट्रिया आ गया, प्रोशिया आ गया, ये हिस्सा है होली रोमन एम्पायर का। अब ये इन लोगों के बीच में अब रिलीजन से नहीं,
अब मतलब उनके हाउस के बीच में ये, मतलब वो उनके डायनेस्टी के बीच में इन लोगों के बीच वॉर हो गया, जो ख़त्म हुआ कब 1648 पे। दिस वॉर इज़ नोन एज 30 ईयर्स वॉर। इसमें जर्मन के अप्रॉक्सीमेटली 1/4 पॉपुलेशन यहाँ का मर गया, जिसमें से आधा पॉपुलेशन पूरा का पूरा यंग मेल पॉपुलेशन था। इस वॉर के बाद ये वॉर ख़त्म हुआ ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से, मतलब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया इस वॉर को ख़त्म किया। और इसके बाद जो हम पढ़ रहे थे, जो किंगडम ऑफ इटली जो था वो होली रोमन एम्पायर से अलग हो गया, मतलब जो किंगडम ऑफ इटली जो है वो अलग हो गया। उसके बाद ये होली रोमन एम्पायर से भी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स अलग हो गए, जैसे कि धीरे धीरे करके प्रोशिया अलग हो गया, ऑस्ट्रिया अलग हो गया, बावेरिया अलग हो गया, सैक्सोनी अलग हो गया, और भी बहुत सारे स्टेट अलग हो गए। ओके, कब तक? टिल 1806 तक। ओके, अब ऑस्ट्रिया जो है ये अलग हुआ 1804 पे। ओके, कब अलग हुआ? 1804 पे ऑस्ट्रिया अलग हो गया। बट ये जो वॉर हुआ, ये जो 30 इयर्स वॉर हुआ, ये एक नया सोच को जन्म दिया, जिसको हम लोग मॉडर्न नेशन स्टेट्स मानते हैं, जो बोलते हैं। अब ये नेशन स्टेट क्या है मैं आपको बोल देता हूँ। नेशन स्टेट मतलब जिस नेशंस के लोग सिर्फ लोग नहीं, जो रूलर भी हैं, जो एम्परर भी हैं, जो किंग भी है, वो सब अगर किसी कॉमन चीज़ से बिलोंग्स करते हैं, जैसे कि उनका कॉमन कल्चर हो, कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन ट्रेडिशन हो, उन लोगों को लेकर जो एक नेशन होता है उसको नेशन स्टेट बोलते हैं। मतलब ये है, जैसे कि होली रोमन एम्पायर में इटालियन भी थे, फ्रेंच भी थे, मतलब जर्मन के भी लोग थे। सो ये जो वहाँ पर जो था, अब इन लोगों के दिमाग में आया, इन लोगों के सोच में बदलाव आया कि अब वो सारे के सारे जो लोग हैं वो नेशन स्टेट बनाएंगे, मतलब एक ही कल्चर के लोग, एक ही लैंग्वेज के लोग अब एक नेशंस पे रहेंगे। अब इसको बोलते हैं मॉडर्न नेशन स्टेट। और ये वॉर के बाद उन लोगों के बीच में ये सोच आ गया था। अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो लास्ट जो एम्पायर था, जैसे कि मैं बताया था कि 1806 पे वहाँ का जो लास्ट हाउस था वो था हाउस ऑफ हॉप्सबर्ग-लॉरेन, और यहाँ का किंग था, लास्ट किंग था फ्रांसिस सेकंड। ओके, अब इन द ईयर 1805 पे नेपोलियन बोनापार्टा ने एक एलाइन आर्मी को हराया था, एक एलाइन आर्मी को, जिसमें होली रोमन एम्पायर था। ओके, होली रोमन एम्पायर था, रशियन आर्मी था एंड ऑस्ट्रियन आर्मी था। मैं एक और बार बोल दूं कि नेपोलियन बोनापार्टा ने एक वॉर हुआ था, बैटल ऑफ एस्टोलिज बोल के एक बैटल हुआ था, जो कि 1805 से लेकर 1806 तक था। ओके, अब ये नेपोलियन बोनापार्टा एक ही साथ में होली रोमन एम्पायर का, मतलब फ्रांसिस सेकंड का, एंड रशियन एंड ऑस्ट्रेलियन आर्मी, जिसको लीड कर रहा था रशियन का एम्परर अलेक्जेंडर फर्स्ट, ये दोनों को, मतलब फ्रांसिस सेकंड को और अलेक्जेंडर फर्स्ट को वो हरा दिया इन द बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिज। ओके, अब जो फ्रांसिस सेकंड है वो भाग गया ऑस्ट्रेलिया पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो अलग हो चुका है। अब ऑस्ट्रेलिया पे वो भाग गया और वहाँ का वो फिर से एम्परर बन गया। समझ में आया? अब सिर्फ नेपोलियन, अब एक और भी चीज़ है कि इस वॉर को बैटल ऑफ 3 एम्परर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 एम्परर थे, एक नेपोलियन बोनापार्टा, दूसरा था फ्रांसिस सेकंड एंड तीसरा था अलेक्जेंडर फर्स्ट। इस वॉर को, बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिज को, नेपोलियन बोनापार्टा का सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट माना जाता है। इट वॉज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट विक्ट्री बाय नेपोलियन बोनापार्टा। अब ये वॉर ख़त्म हुआ था ट्रीटी ऑफ प्रेसबर्ग से, एंड जो होली रोमन एम्पायर जो था, जिसमें मतलब ऑस्ट्रिया को छोड़ के, प्रशिया को छोड़ के जो लोग अलग हो चुके, मतलब जो होली रोमन एम्पायर पे जो फ्रांसिस सेकंड जो रूल कर रहा था, उसमें एक कॉन्फेडरेशन बना, जिसको कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन कहा गया। ओके, अब जो कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन क्या है? राइन एक्चुअल में यूरोप का एक मेजर रिवर है, जो कि सेंट्रल यूरोप में फ्लो करता है। अब ये जो होली रोमन एम्पायर था, होली रोमन एम्पायर अब नेपोलियन के जीत के बाद जो होली रोमन एम्पायर था वो फॉर्म्ड, मतलब उनको अब उसका एक नया नाम उसको मिल गया, उसको बोला गया 16 जर्मन स्टेट। अब ये जो 16 जर्मन, मतलब होली रोमन एम्पायर को अब 16 जर्मन स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया नेपोलियन बोनापार्टा ने, और ये 16 जर्मन स्टेट्स को कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन कहा गया।
आई होप कि आपको समझ में आ गया कि होली रोमन एम्पायर अब कैसे मतलब 16 जर्मन स्टेट में कन्वर्ट हो गया और जो 16 जर्मन स्टेट्स को कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन कहा गया। और इस कॉन्फेडरेशन को नेपोलियन इस कॉन्फेडरेशन का प्रोटेक्टर बन गया, मतलब ही वॉज नोन एज द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्फेडरेशन। ओके, नेक्स्ट, अब इन द ईयर 1815 में जो यूरोप के जो बिग पावर्स थे जैसे कि रशिया, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, वो ये 4 बिग पावर अब ये कलेक्टिवली मतलब ये एक साथ नेपोलियन बोनापार्टा को हराए कब 1815 पे। और उसके बाद क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टा बहुत सारे यूरोपियन नेशंस को मतलब अपने कब्जे में ले लिया था, उसके सेटलमेंट के लिए जैसे कि चाहे होली रोमन एम्पायर मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन का जो एरिया है, जो 16 जर्मन स्टेट है, बहुत सारे ये पोलैंड को मतलब पोलैंड का कुछ हिस्सा ये अटैक किया था, उसके पास था, इटाली उसके पास था, ऐसे बहुत सारे नेपोलियन बोनापार्टा ने मतलब जीत के फ्रेंच के साथ मतलब मर्ज किया था। अब ये जो 4 पावर जो हैं प्रोशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड इंग्लैंड, ये चारों पावर ओके ऑस्ट्रिया के वियना में एक सेटलमेंट, एक ट्रीटी साइन किए जिसको ट्रीटी ऑफ वियना कहा जाता है। अब ये ट्रीटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब ये पूरा का पूरा आगे हमको लेके जाएगा कि जैसे कि अब देखो इसमें कौन से पावर को मतलब कौन से कंट्री को, कौन से एम्पायर को, कौन से किंगडम को कौन कौन सा हिस्सा मिला, हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ओके, अब ये जो कांग्रेस था, ये जो हम लोग जो ट्रीटी ऑफ वियना जो हम पढ़ रहे हैं, ये जहाँ पर ये साइन हुआ था, इसको होस्ट कर रहा था ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। चांसलर मतलब पीएम सोच लो, प्राइम मिनिस्टर सोच लो, समझ लो। ओके, अब ऑस्ट्रिया का एम्परर कौन है? फ्रांसिस सेकेंड। वहाँ का एम्परर था 1806 से लेकर मतलब 1804 से ले लो आप, 1804 से लेकर 1835 तक। ओके, अब और यहाँ का चांसलर था मेटरनिक, और ये जो कांग्रेस को मेटरनिक होस्ट कर रहा था। अब इसमें क्या क्या गया मैं आपको बोलता हूँ। हम लोगों को पता है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मतलब जो लुइस 14, 15, 16 जो थे वो सब के सब बार्बन डायनेस्टी से थे। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ख़त्म होने के बाद जब नेपोलियन आ गए, अब नेपोलियन तो पूरा का पूरा वहाँ पे जो डेमोक्रेसी भी था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट नेपोलियन बोनापार्टा को हराने के बाद फिर से फ्रांस में बार्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया, पहला चीज़। दूसरा, जो प्रूशिया वो कुछ टेरिटोरीज अपने वेस्टर्न बाउंड्री में उसको मिला, और कुछ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी का कुछ पोर्शन उसको मिला। ऑस्ट्रिया को मिला नॉर्दर्न इटाली, यहाँ पर याद रखना ऑस्ट्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रिया को मिला नॉर्दर्न इटाली, और रशिया को मिला कुछ पार्ट्स ऑफ पोलैंड। बट बाद में पूरा का पूरा पोलैंड रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया। ओके, ये यहाँ पर आप हम लोग देख सकते हैं कि ये जो येलो कलर में जो है, ये येलो कलर ये प्रूशिया है। ये कुछ जो मैं कुछ जैसे बोल रहा था कि इसके वेस्टर्न बाउंड्रीज पे इसको कुछ मिला था, ये है। ओके, ये सैक्सोनी का कुछ पोर्शन यहाँ पर मिला है, ये यहाँ पर ये ऑस्ट्रिया है। ओके, ये एरिया, ये फ्रांस का ये एरिया है। और बाकी ये जो बीच में है, आप ये हॉल्स्टन भी ध्यान से देख लो इसके बारे में, ये अभी ये याद रखना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो बाकी जो ग्रीन कलर से है मतलब ये बावेरिया यहाँ से लेकर ये वाला जो पर्सन है, ये प्रशिया को छोड़ के ये वाला जो पर्सन है, ये पूरा का पूरा जर्मन स्टेट है, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन है। बट ट्रीटी ऑफ वियना के बाद ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ जो राइन था उसका रीनेम किया गया, उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसको कहा गया जर्मन कॉन्फेडरेशन। ओके, और वहाँ पे 16 जर्मन स्टेट था, बट उसको और बढ़ा दिए, और उसको मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़े में और बांट दिए, और उसको 39 जर्मन स्पीकिंग स्टेट में कन्वर्ट कर लिए। अब जो 16 जर्मन स्टेट था, अब वो बन गया 39 जर्मन स्टेट्स, जिसको कहा गया जर्मन कॉन्फेडरेशन। बट ये 39 जर्मन स्टेट में कुछ हिस्सा नहीं भी था, कुछ हिस्सा मिला हुआ नहीं था, जैसे कि जर्मन स्पीकिंग एरिया इन द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ प्रूशिया का कुछ ईस्टर्न पोर्शन में उसको इस कॉन्फेडरेशन में मिला है, मतलब इसको इंक्लूड नहीं किया गया। स्विट्ज़रलैंड का एक कैंटन हिस्सा यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया, और ये फ्रेंच रीजन का एल्सेक, यहाँ पर देखो एल्सेक, ये वाला हिस्सा ये यहाँ पे इंक्लूड किया गया नहीं था। और नेक्स्ट, अब ये जो कॉन्फेडरेशन जो था
इस कॉन्फेडरेशन मतलब ये जो कॉन्फेडरेशन आया था इसमें एक फेडरल कन्वेंशन था, मतलब एक लेजिस्लेटिव फेडरल असेंबली था जो कि सिर्फ ओनली एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन था। मतलब फेडरल कन्वेंशन इज़ द ओनली सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन। और ये जो फेडरल कन्वेंशन जो था, ये जो फेडरल असेंबली था, ये एग्जिस्ट करता है 1815 से लेकर 1840 तक, एंड फिर 1850 से लेकर 1866 तक। अब इनका मेन काम क्या था? ये जो फेडरल कन्वेंशन का मेन काम क्या था? इसका मेन काम था कि टू क्रिएट ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, मतलब जर्मन कॉन्फेडरेशन में जो 39 जर्मन कॉन्फेडरेशन जो स्टेट्स हैं वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करना इसका काम था। इसका जो मेंबर्स थे, मतलब इस फेडरल असेंबली के जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड नहीं होते थे, वो अपॉइंट किया जाता था, आइदर स्टेट प्रिंस करता था या फिर स्टेट गवर्नमेंट करता था। ओके, और ये जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था इसको डोमिनेट करता था हमेशा ऑस्ट्रिया। अब एक चीज़ है, हम लोग ऑस्ट्रिया प्रूशिया के बारे में पढ़ते रहेंगे, क्योंकि जर्मन कॉन्फेडरेशन जो है, जो 39 जर्मन स्पीकिंग जो स्टेट है, ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया, ये सब एक ही रिलीजन से बिलोंग्स करते हैं, एक ही रीजन से बिलोंग्स करते हैं। मतलब एक ही एरिया था, पहले होली रोमन एम्पायर जो था एक ही था यहाँ पे, मतलब सारे के सारे जो जर्मन स्पीकिंग लोग थे। सो यहाँ पर क्या किया गया कि इन लोगों को मतलब छोड़ दिया गया कि अगर आप लोग बाद में यूनिफिकेशन अगर आप लोग होना चाहते हो तो हो सकते हो, बट ये अभी के लिए जर्मन कॉन्फेडरेशन टोटली ऑस्ट्रिया के डोमिनेट पे था। मतलब इसको भी, ये जो जर्मन कॉन्फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट होता था ये ऑस्ट्रियन एम्पायर का एम्परर होगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये जर्मन कॉन्फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो ऑस्ट्रिया का एम्परर होगा, मतलब फ्रांसिस सेकंड। अभी के लिए ये फ्रांसिस सेकंड ही है। समझ में आया? यहाँ पर पूरा का पूरा इस कॉन्फेडरेशन को, इस असेंबली जो फेडरल असेंबली को पूरा का पूरा ऑस्ट्रिया डोमिनेट करता है। अब यहाँ पे जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो फेडरल असेंबली पे जो डिसीजन लिया जाता था वो मैंडेटरी था सारे के सारे मेंबर स्टेट के लिए, बट उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब उसको एग्जीक्यूट करना अपने स्टेट्स में, वो अभी भी अपने मेंबर स्टेट्स के पास था, मतलब यहाँ वहाँ के रूलर के पास था। सो अब क्या हुआ कि वहाँ से वो लोग डिसीजन को तो मतलब एग्री कर लेते थे, बट अपना स्टेट में उसको एग्जीक्यूट नहीं करते थे। सो इसी तरह करके ये जो कॉन्फेडरेशन था वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फेडरेशन नहीं बन पाया। समझ में आया? एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फेडरेशन नहीं बन पाया। और नेक्स्ट अब देखो, हाँ एक और चीज़, जैसे कि मैं फ्रांसिस सेकंड कौन है मैं आपको बता देता हूँ। फ्रांसिस सेकंड बिलोंग टू द हब्सबर्ग लॉरेन डायनेस्टी, और ये होली रोमन एम्पायर का लास्ट एम्परर था। ये होली रोमन एम्पायर का लास्ट एम्परर था। ओके, ये एम्परर हुआ था 1792 पे, और ये होली रोमन एम्पायर का लास्ट एम्परर था। एंड जैसे कि मैं पहले से बोला हूँ कि ये सेपरेट किया था ऑस्ट्रिया को फ्रॉम द होली रोमन एम्पायर से कब 1804 पे। ओके, अब ये देखो, अब ये साइमल्टेनियसली दोनों पे रूल करता था, होली रोमन एम्पायर पे भी करता था और ऑस्ट्रियन एम्पायर पे भी करता था। और वो जब नेपोलियन से वो मतलब हार गया था, वो ऑस्ट्रियन एम्पायर पे रूल किया था टिल 1835, मतलब 1835 पे उसका देहांत हो गया था, वो मर गया था। अब जैसे कि मैं अभी जैसे बोला कि जर्मन कॉन्फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो ऑस्ट्रियन एम्पायर का एम्परर होगा। मतलब यहाँ पर फ्रांसिस सेकंड यहाँ पर इस कॉन्फेडरेशन का भी फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गया। अब एक और भी चीज़ यहाँ पर है, फ्रांसिस सेकंड होली रोमन एम्पायर का एम्परर था, बट जब वो ऑस्ट्रियन एम्पायर का जो एम्परर बना तो उसका नाम वो चेंज कर दिया और वो हो गया फ्रांसिस फर्स्ट। यहाँ पर ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, फ्रांसिस सेकंड होली रोमन एम्पायर का लास्ट एम्परर था, बट जो ऑस्ट्रियन एम्पायर का जो फर्स्ट एम्परर था वो था फ्रांसिस फर्स्ट। सेम ही आदमी है, बस उसका नाम जो है वो चेंज कर लिया। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे कि 39 जर्मन कॉन्फेडरेशन में सारे के सारे कॉन्फेडरेशन के पास, मतलब सारे के सारे स्टेट्स के पास, जर्मन स्टेट के पास अपना अपना करेंसी था। देयर वेर 30 करेंसी। अब जर्मन कॉन्फेडरेशन में जो 39 स्टेट्स हैं उनमें से 30 करेंसी वहाँ पर था। अब और उन लोगों का वेट भी था, खुद का वेट था, खुद का मेजरमेंट भी था। ओके, अब देखो ये बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल बन रहा था
इकोनॉमिक एक्सचेंज के प्रोसेस में, इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस में, क्योंकि वो लोग अगर मतलब अपना करेंसी एक्सचेंज नहीं कर पाते थे, करेंसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होता था। तो अब क्या हुआ, इन द ईयर 1834 पे, इन द ईयर 1834 में एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया जिसको जुल्वेरिन कहते हैं। एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया, कौन फॉर्म किया, ये फॉर्म किया प्रशिया ने, और बाद में जर्मन, सारे के सारे जर्मन कॉन्फेडरेशन के जो सारे के सारे जो स्टेट्स हैं वो सब इसमें ज्वाइन कर लिए। अब ये कॉन्फेडरेशन जो था, ये जो यूनियन जो था, ये जो जुल्वेरिन जो था, अब ये करेंसी को रिड्यूस कर लिया। 30 करेंसी था, 30 करेंसी से ये सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 2 करेंसी अब रह गया। अब वहाँ पर एक और भी प्रॉब्लम आ रहा था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाने के लिए मतलब टैक्स लगता था। ये जुल्वेरिन उस टैक्स को भी हटा दिया और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गया। अब ये जो जुल्वेरिन ऑफ जर्मन इकोनॉमिक को, जर्मन जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, इकोनॉमिक स्फीयर को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। कौन, जुल्वेरिन। अब जुल्वेरिन फॉर्म कौन किया, प्रशिया किया। अब देखो, जर्मन कॉन्फेडरेशन में डोमिनेट कौन करता था, ऑस्ट्रिया करता था, बट वो जो डोमिनेशन जो था ऑस्ट्रिया का, अब जुल्वेरिन के बाद वो धीरे धीरे वीक होने लगा, क्योंकि अब कुछ लोग जो हैं अब प्रुशिया को भी अपना मतलब अपना लीडर मानने लगे थे। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ट्रीटी ऑफ वियना में हम पढ़े थे कि जो फ्रांस, ट्रीटी ऑफ वियना में ये साइन किया गया था कि जो बार्बन डायनेस्टी फिर से रीइम्पोस्ट मतलब रिस्टोर किया गया फ्रेंच थ्रोन पे। अब क्या हुआ कि फ्रांस में फिर से रिवॉल्यूशन हो गया था इन द ईयर 1830 पे, और वहाँ पे जो बार्बन जो किंग जो एम्परर था उसको फिर से हटा दिया गया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, एक नया मतलब मोनार्की रहेगा, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहाँ पे रूल करेगा। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को अब मतलब वहाँ का हेड बना दिया जिसका नाम था लुइस फिलिपी। ओके, लुइस फिलिपी, ये याद रखना। अब फिर से इन द ईयर 1848 पे, इन द ईयर 1848 पे फ्रांस पे फिर से रिवॉल्यूशन हो गया। और फ्रांस का जो लोग है, जो फ्रेंच पीपुल है, वो किस टाइप का रिवॉल्यूशन वो मतलब वो लोग लेते थे, वो स्ट्रीट डिमॉन्स्ट्रेशन करते थे। मतलब जो लोग हैं वो पूरा के पूरे रास्ते में आ जाते हैं और वो अपना जो आर्म्ड रिवेलियन भी मतलब स्टार्ट कर लेते हैं। सो अब इन द ईयर 1848 पे जो पेरिस के जो लोग, जो फ्रांस के जो लोग हैं, वो सब स्ट्रीट पे आ गए और अपना जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो स्टार्ट की, आर्म्ड रिवेलियन भी कर ली। अब तो इसी के वजह से जो लुइस फिलिपी है वो वहाँ से फरार हो गया। ये जो रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 जो कि फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, ये धीरे धीरे करके पूरा का पूरा यूरोप में फैल गया और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, पूरा का पूरा यूरोप में पड़ गया। ओके, ऑस्ट्रिया के लोग, जर्मन के लोग, प्रशिया के लोग, इटली के लोग, अब सारे के सारे यही सेम रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर लिए। वो सब सारे के सारे दे ऑल्सो फॉलोड द स्ट्रीट डिमॉन्स्ट्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। समझ में आया ये सब। अब ऑस्ट्रिया में भी सेम चीज़ हुआ। ऑस्ट्रिया के जो लोग हैं वो भी स्ट्रीट डिमॉन्स्ट्रेशन करने लगे, जिसमें कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे, जैसे कि मैं पहले से बोला था कि चांसलर जो था, मेटरनिक जो था, वो रिज़ाइन दे दिया। और उसके बाद जो वहाँ का जो एम्परर था फर्डिनेंड फर्स्ट, ये दोनों रिज़ाइन करके ब्रिटेन चले गए, डर के मारे बोल, क्योंकि अब देखो लुइस फिलिपी भी चला गया, अब मेटरनिक, फर्डिनेंड ये भी चले गए। अब लोग, और बाकी जो जर्मन के जो लोग हैं, अब जो जर्मन का जो लोग हैं वो डरने लगे। कुछ जर्मन के जो मतलब जर्मन के जो रूलर हैं, जर्मन स्टेट के जो किंग लोग जो थे, जो लोग रूल करते थे, अब वो लोग डरने लगे। अब डर के मारे वो जर्मन पीपुल के कुछ डिमांड्स एक्सेप्ट कर लिए, जैसे कि डिमांड फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट। अब सेम चीज़ प्रशिया में भी हुआ। प्रशिया के लोग भी ये मतलब स्ट्रीट डिमॉन्स्ट्रेशन करने लगे, बट जो वहाँ के जो किंग थे फ्रेडरिक विलियम, वो बहुत ज़्यादा चालाक थे। ओके, वो भी लोगों के साथ मिल गए और डिक्लेयर कर दिया कि हम एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे। समझ में आया। तो प्रुशिया का जो वहाँ पे जो रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था, उसको बहुत ही जल्दी मतलब उसको दबा दिया गया। समझ में आया। अब क्या हुआ, फ्रांस, अब जर्मन में लोगों के पास कुछ फ्रीडम आ गया था, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो लोग बना सकते हैं, पार्लियामेंट उनको मिल गया। अब वो लोग अब ये मतलब जो जर्मन के जो लोग हैं, ऑन मार्च 6 मतलब 6 मार्च पे
मार्च 1848 पे वो लोग मतलब जर्मन के कुछ लोग एक प्लान किए कि हम लोग एक इलेक्शन करेंगे, और ये इलेक्शन में वो लोग कुछ रिप्रेजेंटेटिव को वो लोग किए। और ये ऑन 18 में 48 मतलब ऑन 18 में पे मतलब 18 तारीख को, उसी साल 18 तारीख को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मतलब ये जो जर्मन जो नेशनल असेंबली था, ये जो नेशनल असेंबली वो लोग जो बना रहे थे, वो लोग जो मतलब जो इलेक्शन जो हुआ था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो लोग मतलब ज्वाइन किए। मतलब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट उस दिन ओपन हुआ उसके पहले मतलब दिन में, जिसमें 831 रिप्रेजेंटेटिव थे। मतलब इतने वो लोग मतलब उम्मीदवार थे जो जर्मन स्टेट के जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में आए थे। और इसका चेयरमैन कौन था? इसका चेयरमैन था हेनरिक वॉन गैगन। यहाँ ध्यान देना यहाँ पर ये जो 831 रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसमें ऑस्ट्रिया के भी हैं, प्रशिया के भी हैं, और ये लोग इनको चुनकर भेजे हैं। मतलब इनके साथ लोगों की भी उम्मीद है। अब इन लोगों का काम क्या है? इन लोगों का काम है टू क्रिएट ए मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन टू यूनिफाई जर्मनी। ध्यान देना यहाँ पर सब कुछ यहीं पर ही है। मतलब ये लोग उनको मतलब उनका उम्मीद इनके साथ जुड़ा है, और इनका काम सिर्फ ये है कि एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जिससे जर्मनी को मतलब यूनिफाइड किया जा सके, बट यहाँ पर ये जो 831 जो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बीच बहुत सारी चीज़ों पे डिबेट होने लगा। क्योंकि देखो, इनमें से कुछ ऑस्ट्रिया के मतलब फेवर पे थे, जैसे कुछ ऐसे मतलब मैं पहले से ही बोला हूँ कि लोग अब प्रशिया को भी सपोर्ट करने लगे थे, ऑस्ट्रिया को भी सपोर्ट करने लगे थे। अब वहाँ से भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे। अब क्या हुआ, यहाँ पर फिर कुछ कैथलिक्स भी थे रिप्रेजेंटेटिव में, कुछ मेंबर्स कैथलिक भी थे, कुछ प्रोटेस्टेंट भी थे। अब हुआ क्या, इनके पास अब बहुत सारे क्वेश्चंस था। पहला था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उनके पास दो प्रॉब्लम था। पहला कि वो लोग ग्रेटर जर्मन बनाएंगे या फिर स्मॉलर जर्मन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। मतलब क्या है, मैं आपको बोलता हूँ। वो लोग ऑस्ट्रिया को मिलाकर, मतलब ऑस्ट्रिया, प्रशिया और जर्मन स्टेट को अगर मिलाकर बनाएंगे तो वो जर्मन मतलब वो ग्रेटर जर्मन कहलाएगा, और स्मॉलर जर्मन मतलब वो ऑस्ट्रिया को इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया एक खुद अलग का अपना एक एम्पायर है। समझ में आया? अब बस ये क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन का आंसर उनको मतलब झटके से मिल गया। मतलब क्योंकि उसी साल ऑस्ट्रिया ने खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंट्रोड्यूस किया था, सिर्फ खुद के एम्पायर के लिए, और क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर भी रिवोल्यूशन हो गया था। वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर जो मेटरनिक था और एम्परर, वो दोनों चले गए थे वहाँ पर अब नया प्राइम मिनिस्टर भी है और नया एम्परर भी है। और एक भी चीज़ में पहले से हम लोग पढ़े हैं कि जो नॉर्दर्न पार्ट, जो नॉर्दर्न हिस्ट्री, जो इटली जो है, जो नॉर्दर्न इटली है, वो ट्रीटी ऑफ वियना के हिसाब से वो ऑस्ट्रिया के पास है। और हम लोग पढ़े हैं कि रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 में इटली में भी मतलब वहाँ पे भी लोग स्ट्रीट डिमॉन्स्ट्रेशन किए थे। अब ऑस्ट्रिया के पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। पहला था कि अपना अपना चांसलर, वो लोग पहले एक चांसलर कोई मतलब बना, उसके बाद एक एम्परर आया, उसके बाद वो जो ऑस्ट्रिया में जो लोग स्ट्रीट डिमॉन्स्ट्रेशन जो कर रहे थे अब उनको क्रॉस किए। अब इटली पे जो नॉर्दर्न इटली में जो हो रहा था, जो रिवेलियन हो रहा था, जो रिवोल्यूशन हो रहा था, उसको क्रॉस किए। ओके, सो मतलब इसी साल पे वो लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किए जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो ऑस्ट्रियन एम्पायर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रूल किए। सो जो इस असेंबली का, ये जो जर्मन नेशनल असेंबली का जो होप था कि ग्रेटर जर्मन या फिर स्मॉलर जर्मन, इसका क्वेश्चन उन लोगों को मिल गया कि वो अब सिर्फ स्मॉलर जर्मन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और एक भी चीज़ है, हम लोग पढ़े थे कि अभी तक जो जर्मन कॉन्फेडरेशन जो था, मतलब 39 जर्मन कॉन्फेडरेशन जो था, जहाँ पर एक फेडरल कन्वेंशन भी था, अब वो दोनों अब नहीं रहा। रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 ने उन दोनों को मतलब वो जो नाम था उसको हटा दिया। समझ में आया? अब जो जनरल जो फेडरल कन्वेंशन था, जो फेडरल असेंबली था, अब उसको कहा गया जर्मन नेशनल असेंबली। हम अभी जो पढ़ रहे हैं ये जर्मन नेशनल असेंबली था। मतलब जर्मन फेडरल असेंबली का जो पावर था वो सब अब जर्मन
नेशनल असेंबली में असेंबली के हाथ आ गया था। अब उनके पास दूसरा क्वेश्चन था कि वो हेरिडिटरी मोनार्क मतलब चूज़ करेंगे, मतलब जो एम्परर जो पहले से है वही एम्परर होगा, उसके बाद उसका बेटा होगा, या फिर एक इलेक्टेड मोनार्क होगा, मतलब वो मोनार्क को खुद इलेक्ट करेंगे, या फिर एक रिपब्लिक नेशन होगा। ये एक क्वेश्चन था। तीसरा था कि वो लोग एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स, वो जो 39 इंडिपेंडेंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स का एक फेडरेशन बनाएंगे या फिर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे। समझ में आ रहा है? उनके पास 3 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन तो वो सॉल्व कर लिए। दूसरा क्वेश्चन था कि हेरिडिटरी मोनार्क रहेगा या फिर इलेक्टेड मोनार्क रहेगा या फिर एक रिपब्लिक नेशन होगा। तीसरा फेडरेशन, मतलब एक इंडिपेंडेंस, ये जो 39 स्टेट्स का एक फेडरेशन रहेगा या फिर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा। और ये उनके बहुत सारा डिबेट, बहुत सारा डिस्कशन उनके बीच में हो रहा था। अब जो लोगों के जो, जैसे कि मैं पहले से बोला था कि ये सब चुने हुए लोग थे, मतलब इनके ऊपर वहाँ जर्मन का लोगों का भरोसा, मतलब उनका बिलीव था, वो लोग इनके ऊपर भरोसा जो जताए थे। अब उन लोगों के साथ इन लोगों का कनेक्शन जो है वो थोड़ा थोड़ा टूटने लगा था। समझ में आया? और ये जो सब चीज़ जो हो रहा है, ये सब कौन कर रहा है? ये जो रिवॉल्यूशन है ये सब कौन कर रहे हैं? ये सब नॉर्मल लोग, मतलब हमारे, मतलब जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो वर्कर कम्युनिटी हैं, ये लोग कर रहे हैं। और ये जो एक और भी आप लोगों को चीज़ बता दूं कि ये जो हम लोग जो 831 जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनमें से बहुत सारे मेजर, इसमें से बहुत सारे टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी में वो लोग काम कर रहे थे। सो दिस इज़ वाई इस पार्लियामेंट को प्रोफेसर पार्लियामेंट भी कहा जाता था, प्रोफेसर असेंबली भी कहा जाता था। ओके, फिर भी कुछ जो भी कुछ हो, 18 मार्च 1849 पे 18 मार्च 1849 पे जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन पास किया। उनका काम यही था कि वो एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन पास करेंगे जिसमें पूरा का पूरा जर्मन के लिए बनाएंगे और जर्मन को यूनिफाई करेंगे। ओके, अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पास किया गया, जिसमें क्या था, उसमें स्मॉलर जर्मन था और जो हेरिडिटरी मोनार्क रहेगा, जो पहले जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व भी किया गया, और बहुत सारे इसमें रूल्स भी थे। और ऑफर किया गया फ्रेडरिक विलियम को कब? 2 अप्रैल पे। बट जो किंग ऑफ जो प्रूसिया थे, जो फ्रेडरिक विलियम जो थे, अब इस थ्रोन को वो रिफ्यूज कर दिए। क्या बोल के? कि वो किसी भी क्राउन को, किसी भी थ्रोन को भगवान के आशीर्वाद से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो एक्सेप्ट करना चाहेंगे, नॉट फ्रॉम द गटर। मतलब कहीं पर पड़ा हुआ है, कहीं पर कोई थ्रोन, मैं उसको मतलब ऐसे ही मतलब नहीं ले सकता। मैं कोई भी थ्रोन लूँगा तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड के थ्रू लूँगा, मतलब गॉड की अगर मर्जी हो तो मैं लूँगा। अब उसके बाद मतलब थ्रोन को मना कर देने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब रिजेक्ट करने के बाद, प्रशिया ने और ऑस्ट्रिया ने अपने सारे के सारे डेलीगेट्स, अपने सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव ले लिए असेंबली से। बट अभी भी कुछ लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करते थे। कुछ लोग थे जो बैडन के थे, पैलेंटाइन के थे, सैक्सोनी से थे। अब वो लोग रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए, बट वो रिवॉल्यूशन को प्रशिया ने बहुत जल्दी उसको मतलब दबा दिया और फाइनली एक एफर्ड यूनियन बनाया। एफर्ड यूनियन मतलब एक यूनियन ऑफ जर्मन स्टेट, मतलब जर्मन स्टेट का सारे के सारे जो स्टेट्स हैं वो सारे के सारे को लेकर एक यूनियन बना था जिसका नाम था एफर्ड यूनियन। बट इसमें ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं था। और जो कुछ लोग जो लिबरल लोग जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब सपोर्ट करते थे, उसको यहाँ से मतलब उसको जर्मन एम्पायर से, ये जो जर्मन एरिया से उनको निकाल दिया और वो लोग चले गए ब्रिटेन में, जिन लोगों को 48ers भी कहा जाता था। ओके, अब देखो हम ये सब तो पढ़ रहे हैं। अब देखो जो किंग जो है, जो फ्रेडरिक विलियम, जो प्रूसिया का जो किंग है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को ठुकरा दिया, बट एक एफर्ट यूनियन बना जिसमें सारे के सारे जर्मन स्टेट थे, सिर्फ ऑस्ट्रिया को छोड़ के। अब उस वक्त ऑस्ट्रिया कर क्या रहा था? अब ऑस्ट्रिया अपने जो इंटरनल जो वहाँ पे जो रिवॉल्यूशन हो रहा था उसको पहले क्रश किया, और नॉर्दर्न इटाली में जो उसके जो हिस्से थे, जैसे कि वेनेशिया बोल के एक हिस्सा है, उसके पास था। अब वहाँ पर जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के बाद नाउ ऑस्ट्रिया रेडी टू डील विद द जर्मन स्टेट। ये जो रिवॉल्यूशन जो था, इटालियन रिवॉल्यूशन जो वहाँ पर भी जो हो रहा था 1848-49 में, उसको क्रश करने के बाद, उसको अपने कंट्रोल पे लेने के बाद, अब नाउ ऑस्ट्रिया व रेडी टू डील विद द जर्मन स्टेट। अब वो फिर से लौट आया। अब
इन द ईयर 1850 पे क्या हुआ, 1800, अब यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि जो ऑस्ट्रिया है वो स्ट्रांगली अपोज करता था एरफर्ड यूनियन को। ओके, इन द ईयर 1850 पे जर्मन स्टेट में, जर्मन जो 39 जर्मन कॉन्फेडरेशन है, अभी तो उसका नाम वो तो टूट चुका था, जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है ये रिवॉल्यूशन के टाइम पे वो तो टूट चुका था, बट ये इलेक्टर ऑफ हिस, ये जो हिस्सी जो है ये उसे मतलब जर्मन के हिस्से मतलब जर्मन से ही है। अब यहाँ पर भी रिवॉल्यूशन, मतलब ये जो रिवॉल्यूशन था यहाँ पर भी स्टार्ट हो गया था। अब ये जो मतलब ये हिस्सी के जो यहाँ के जो मतलब जो रूलर था उसने हेल्प मांगा था, सपोर्ट मांगा था टू सप्रेस द रिबेलियस सब्जेक्ट, दोनों से, मतलब ऑस्ट्रिया से भी और प्रोशिया से, दोनों से ये हेल्प मांगा था। नाउ ऑस्ट्रिया एंड प्रोशिया दे बोथ सेंड देयर ट्रूप्स, समझ में आया। अब ऑस्ट्रिया और प्रोशिया दोनों अपने अपने ट्रूप भेज दिए। अब वहाँ पर वो लोग मतलब वहाँ पे जो कंट्रोल था उसको, वहाँ पे जो सिचुएशन था उसको तो कंट्रोल कर ली। अब ये अपने दोनों, मतलब उन दोनों के बीच में इन लोगों का झगड़ा हो गया, मतलब लड़ाई हो गया। अब इन द ईयर उसी ईयर इन द ईयर 1815 में नवंबर 8 को प्रुशिया बावारिया के साथ वॉर के लिए चला गया। मतलब बावारिया क्या है, बावारिया एक ऑस्ट्रिया के साथ एक, मतलब उसका एक जॉइंट जॉइंट अलायंस था उन दोनों का। अब प्रुशिया ने बावारिया के अगेंस्ट पे मतलब वॉर छेड़ने के लिए चला गया। अब उसके बाद जार निकोलस फर्स्ट जो रशियन एम्पायर के एम्परर थे, वो ऑस्ट्रिया की साइड चूज़ किए, क्योंकि ऑस्ट्रिया और रूसिया ये दोनों के बीच में वार्सो निगोशिएशन हुआ था, मतलब एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ था जिसमें ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। अब रशिया आ गया प्रुशिया के अगेंस्ट पे। नाउ रशिया हैड टू गिव अप, मतलब अब रशिया पीछे हट गया और एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको एग्रीमेंट ऑफ ऑलमुच कहते हैं, कब ऑन 29 नवंबर 1850 पे, जिसको एग्रीमेंट ऑफ ऑलमुच कहा जाता है। अब इसके बाद प्रुशिया ने जो एरफर्ड यूनियन था वो खुद उसको टूट दिया, मतलब उसको हटा दिया और ऑस्ट्रिया फिर से जर्मन कॉन्फेडरेशन स्टार्ट हो गया। मतलब जर्मन कॉन्फेडरेशन जो 1815 से लेकर 1848 तक था, अब फिर से वही जर्मन कॉन्फेडरेशन स्टार्ट हो गया। कब से? 1850 से। समझ में आया? नेक्स्ट, अभी हम लोग, मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला था कि जब रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था प्रुशिया पे, सो वहाँ के जो किंग थे फ्रेडरिक विलियम IV, अब उन्होंने मतलब डिक्लेयर किया था कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन पास करेंगे। अब ऑन 5 दिसंबर 1848 पे किंग ने एक कॉन्स्टिट्यूशन पास किया था, एक मोनार्चिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पास किया था, मतलब मोनार्क रहेगा हेड पे और एक उसके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर रहेंगे। मतलब जैसे कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब दो असेंबली रहेंगे, एक होगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा होगा हाउस ऑफ लैंडटैग। नाउ ओटो वन बिस्मार्क, ये नाम याद रखना, ओटो वन बिस्मार्क was elected by the King William IV to the लैंडटैग के लिए उसको अपॉइंट किया था। और इनका काम क्या था? इनका काम था कि जो प्रुशिया में जो ऑटोक्रेटिक मिलिटरिज्म, मतलब जो रूलर का जो मिलिटरिज्म उन लोगों को जो अपोज करता था, मतलब जो लिबरल्स जो लोग थे उन लोग जो अपोज करते थे, उनको इसको दबाना था। क्यों ऐसा था? क्योंकि हम जब यूनिफिकेशन ऑफ किसी भी, मतलब यूनिफिकेशन, चाहे हम यूनिफिकेशन ऑफ इटाली के बारे में पढ़ें या फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में पढ़ें या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ें, ये जो सारे के सारे जो रिवॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं? ये मिडिल क्लास लोग कर रहे हैं, जिसमें टीचर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ओके, और कौन? और वर्किंग क्लास ग्रुप, मतलब जो लोग सिर्फ काम करते हैं, ये लोग सारे के सारे कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब ये लोग सारे के सारे टैक्स देते थे। अगर हम लोग जर्मन रिवॉल्यूशन पढ़े हैं तो हमारे पास एक अच्छा एक नॉलेज होगा कि कैसे करके जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट होते थे और क्यों ये नेशनलिज्म, जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म धीरे धीरे करके कैसे आया था लोगों के मन में। ओके, अब ओटो वन बिस्मार्क ऑफ लैंडटैग का एक मेंबर बन गए और उनका काम था जो ऑटोक्रेटिक मिलिटरिज्म को जो अपोज करते हैं उनको दबाना। ओके, अब ग्रेजुअली धीरे धीरे करके जो बिस्मार्क जो है वो मिडिल क्लास लोगों को जीतने लगे, मतलब वो धीरे धीरे उनके सपोर्ट, उनको मिडिल क्लास लोगों के सपोर्ट मिलने लगा। कैसे मिलने लगा? क्योंकि
ओटो वन बिस्मार्क धीरे धीरे करके लोगों को, जो मिडिल क्लास लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देने लगे। अब वो लोग अपने मतलब सारे के सारे लोग जो हैं वो बिस्मार्क की तरफ आ गए। अब जर्मन जो उस वक्त जो प्रशिया के जो डाइट था, जो प्रशिया के जो असेंबली था, वहाँ पर बिस्मार्क ने कहा था, जिसको हम सब मतलब हम लोगों को थोड़ा बहुत पता है इस कोटेशन के बारे में, कि द ग्रेट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के द ग्रेट क्वेश्चन ऑफ द डे आर नॉट डिसाइडेड बाय स्पीचेस एंड मेजोरिटी वोट्स बट बाय आयरन एंड ब्लड। हम लोगों को हम नॉर्मली पता होता है, हम लोग मतलब आधा हम लोगों को पता है कि हु सेड आयरन एंड ब्लड बोल के हमें ये बहुत बार हमें पूछा जाता है, बट जो एक्चुअल जो कोटेशन था वो यही था, द ग्रेट क्वेश्चन ऑफ द डे आर नॉट डिसाइडेड बाय स्पीचेस एंड मेजोरिटी वोट्स बट बाय आयरन एंड ब्लड। और ये बिस्मार्क को यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का मास्टरमाइंड कहा जाता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो इनके मतलब इनके लिए ये सारा का सारा चीज़, मतलब जो जर्मन यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये सक्सेस हो पाया। ओके, नाउ लुक एट दिस मैप। यहाँ पर मैं वहाँ पर भी दिखाया था ट्रीटी ऑफ वियना पे हॉलस्टन बोल के एक एरिया है, इसको ध्यान से आप लोग देख लो। हॉलस्टन नॉर्मली ये जर्मन कॉन्फेडरेशन में था उस वक्त, अभी भी मतलब अभी हम जो पढ़ रहे हैं 1848 जो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं उसी एरा पे भी ये जर्मन कॉन्फेडरेशन के अंदर है। बट यहाँ पर एक और है सेलेस्विक बोल के। अब ये दोनों ध्यान से दिखना, ये दोनों डची है, मतलब जागीरदार जो होते हैं, मतलब ये जागीरदार हैं। और यहाँ पर हॉलस्टेन में जो यहाँ का जो जागीरदार है वो एक जर्मन है, और ये सेलेस्विक का जो जागीरदार है वो एक डेनिश लोग है, एक डेनिश आदमी था। समझ में आया? बट ये दोनों एक पर्सनल यूनियन के मतलब माध्यम से ये दोनों जुड़े हुए थे। ओके, ये दोनों जुड़े हुए थे। ओके, सो इन द ईयर 1848 पे, और ये दोनों जो जुड़े हुए थे, ये दोनों जुड़े होने के बाद ये लोग डेनमार्क का जो गवर्नमेंट है, डेनमार्क के जो रूलर है उसके हिसाब से ये लोग चलते थे। ये दोनों हॉलस्टेन जो जर्मन कॉन्फेडरेशन में था और जो सेलेसिक है वो डेनमार्क पे था। और ये दोनों जो डेनमार्क गवर्नमेंट मतलब डेनमार्क का जो एम्परर था वो उसके हिसाब से ये दोनों मतलब वो रूल करता था, यहाँ पर नॉर्मली रूल करता था, बट एक्चुअल में ये जर्मन कॉन्फेडरेशन से था और ये डेनमार्क से था। ओके, अब नाउ इन द ईयर 1848 पे जो डेनमार्क का जो किंग था फ्रेडरिक सेवन, वो एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया। कहाँ पर? डेनमार्क पर, जहाँ पर सेलेस्विक भी था और हॉलस्टेन भी था। ओके, अब क्या हुआ कि हॉलस्टेन में जो लोग हैं वो पूरा का पूरा जर्मन थे, पूरे सारे के सारे जर्मन लोग थे। और बट ये जो सेलेस्विक पे कुछ जर्मन लोग थे और कुछ डेनिश भी लोग थे। अब यहाँ पर उस वक्त एक जर्मन यूनिफिकेशन का प्रोसेस सब लोगों को पता था कि एक मतलब जर्मन आज नहीं तो कल बनेगा, बट बनेगा। अब यहाँ पर जो जर्मन यूनिफिकेशन, जो जर्मन जो माइंडेड जो लोग थे, चाहे सेलेस्विक पे हो या फिर हॉलस्टेन पे, जो जर्मन माइंडेड जो लोग थे, अब उन लोग बोले कि जो दोनों हैं, जो सेलेस्विक और हॉलस्टेन, ये दोनों यूनिफाइड होना चाहिए और जर्मन कॉन्फेडरेशन में मिल जाना चाहिए। और ये यहाँ के लोगों का, जो लिबरल लोगों का, जो जर्मन माइंडेड जो लोग थे, इन लोगों का डिमांड था। बस दिस डिमांड वाज रिजेक्टेड बाय द डेनिश गवर्नमेंट। समझ में आया? ये गवर्नमेंट रिजेक्ट करने के बाद यहाँ पर वॉर छिड़ गया, मतलब वहाँ पे वॉर हो गया। इसमें ऑस्ट्रिया भी शामिल हो गया, प्रशिया भी शामिल होगा, वो लोग होंगे क्योंकि ये जर्मन का हिस्सा है। हॉलस्टेन जो है वो जर्मन का हिस्सा है। बट ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर, और इसी के वजह से यहाँ पर फर्स्ट जर्मन डेनिश वॉर स्टार्ट हो गया। ओके, इसके बाद ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर के बाद, मतलब इंटरनल प्रेशर के वजह से ये वॉर एंड हो गया विद द ट्रीटी ऑफ लंदन प्रोटोकॉल। मतलब एक लंदन पे बना एक प्रोटोकॉल था, उसी के हिसाब से यहाँ पर वॉर एंड हो गया और यहाँ पर विक्ट्री हुआ डेनमार्क का। बट इन द ईयर 1863 पे जब फ्रेडरिक सेवन का जब वो मर गया, उसके पास कोई हेयर नहीं था, मतलब उसका कोई संतान नहीं था, उसका कोई बेटा नहीं था। अब गद्दी पे कौन बैठेगा? मतलब थ्रोन के, उसका तो कोई बेटा है नहीं, मतलब कोई और किसी और अलग हाउस के कोई वहाँ पर एम्परर बनेगा। ओके, एम्परर बना कौन? क्रिस्टियन 9, द न्यू किंग ऑफ डेनमार्क। और इसने
नवंबर के महीने पे यहाँ पर फिर से कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया, जिसको कहा जाता है द नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1863। इसमें वो सिर्फ डेनमार्क के लिए नहीं बनाया था, इसमें सेम हॉलस्टेन के लिए भी बनाया था और सेलेस्विक के लिए बनाया था। बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये वायोलेट किया था लंदन प्रोटोकॉल को, समझ में आया। और ये इसी के लिए इसी लंदन प्रोटोकॉल को वायोलेट करने की वजह से फिर से एक वॉर हो गया, जर्मन डैनिश वॉर इन द ईयर 1864। ओके, और इसमें प्रशिया भी और ऑस्ट्रिया भी, ये दोनों वॉर में मतलब एक दूसरे के साथ स्टार्ट कर दिए और वॉर छिड़ गया। फाइनली ये वॉर जो है वो ख़त्म हुआ था 30 अक्टूबर इन द ईयर 1864 पे, जिसमें डेनमार्क हार गया था। और सिर्फ हारा नहीं था, उसमें से वो सेलेस्विक, हॉलस्टेन एंड लॉन्बर्ग, ये 3 जो टेरिटोरी था वो लॉस्ट कर दिया। अब ये तीनों टेरिटोरी में गवर्न कौन करेगा? प्रशिया और ऑस्ट्रिया। और इसी के वजह से ये 3 सेलेस्विक, हॉलस्टेन और लॉन्बर्ग के वजह से नेक्स्ट हमारा जो ऑस्ट्रो प्रुशियन वॉर हुआ था। इसी एरिया को गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, रूल करने के लिए हमारा जो आगे वाला जो वॉर हुआ वही हुआ जो जिसको हम लोग ऑस्ट्रो प्रुशियन वॉर कहते हैं, उसको 7 वीक्स वॉर भी कहते हैं। समझ में आया? मतलब ऑस्ट्रो प्रुशियन वॉर को 7 वीक्स वॉर भी कहा जाता है। ओके, ये हुआ क्यों था आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि अब जर्मन यूनिफिकेशन होने में मतलब ऐसा लग रहा था कि जर्मन यूनिफाई होगा। ओके, इसमें से मैं जैसे आप लोगों को बोल दूं कि वही जो है जो हॉलस्टेन, सेलेस्विक और लॉन्बर्ग के वहाँ पर रूल कौन करेगा, उसी के वजह से ऑस्ट्रिया और प्रुशिया में उन दोनों के बीच में मतलब लड़ाई हो गया। अब किंगडम मतलब अब प्रुशिया के पास था मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स एंड ऑस्ट्रिया के पास था साउदर्न स्टेट, जैसे कि किंगडम ऑफ बावारिया, ये देखो किंगडम ऑफ बावारिया। ओके, वेटनबर्ग, बैडेन, हैसी कैसल, मतलब ये सारे के सारे जो साउदर्न स्टेट जो हैं वो ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में आ गए और प्रुशिया के अगेंस्ट पे वॉर छेड़ दिए। ओके, और यहाँ पर जो साउदर्न स्टेट जो किए थे, ये सारे के सारे जर्मन प्रिंस यहाँ पर थे जो अपने अपने थ्रोन को बचाना चाहते थे। दिस इज़ वाई दे साइडेड विथ ऑस्ट्रिया। और जो प्रुशिया के सपोर्ट पे थे वो सारे के सारे नॉर्दर्न जर्मन स्टेट थे। ओके, अब इस वॉर में किंगडम ऑफ इटली ज्वाइन किया था प्रुशिया के साथ। क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ वियना के हिसाब से जो नॉर्दर्न जो इटली, जो एक वेनेसिया एक टेरिटोरी है वेनेसिया, ये किसके पास था? ये ऑस्ट्रिया के कंट्रोल पे था। इसको छुड़वाने के लिए किंगडम ऑफ इटली ने ज्वाइन किया था प्रुशिया के साथ। ओके, अब देखो हम लोग पढ़े थे कि जो रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 जो एफर्ट यूनियन के टाइम पे ऑस्ट्रिया को हेल्प किया था रशिया ने। अब इस वॉर में रशिया किसके साइड पे होता है हम लोग देखेंगे, और फ्रांस, रशिया ये लोग किसके साइड लेंगे, मतलब रशिया के साइड लेंगे या फिर ऑस्ट्रिया के साइड लेंगे, देखते हैं। अब जो रशिया था वो रशिया की साइड लेगा, क्योंकि उन दोनों के बीच पे वार्सो निगोशिएशन हुआ था जो मैं पहले से बताया था। बट इन दिस वॉर रशिया डिड नॉट ज्वाइन दिस वॉर, क्योंकि रशिया में जनवरी अपराइजिंग हुआ था इन द ईयर 1863 पे। कहाँ पर? पोलैंड हम लोग ट्रीटी ऑफ वियना में पढ़े हैं, याद रखना। ट्रीटी ऑफ वियना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ वियना में हम लोग पढ़े थे कि कुछ पोर्शन पोलैंड का, कुछ पोर्शन रशिया लेगा, बट बाद में पूरा का पूरा पोलैंड वो मतलब अपने कंट्रोल में ले लेता है। और इन द ईयर 1863 पे पोलैंड में जनवरी अपराइजिंग उसको बोलते थे, मतलब वहाँ पर वॉर छिड़ गया था, उसी में प्रशिया ने रशिया को हेल्प किया था। समझ में आया? प्रशिया ने रशिया को हेल्प किया था। बट अब क्या हुआ कि रशिया ना ऑस्ट्रिया को मतलब सपोर्ट अपना दे पाया, ना प्रशिया को दे पाया। समझ में आया? नेक्स्ट, फ्रांस क्यों जॉइन में मतलब किसी के साइड पे नहीं आया? क्योंकि बिस्मार्क, जो ऑटोवन बिस्मार्क और नेपोलियन थर्ड मतलब एम्परर ऑफ फ्रांस, उस टाइम के एम्परर थे नेपोलियन थर्ड। अब ये दोनों मिले और डिस्कशन उन दोनों के बीच पे हुआ था कि फ्रांस
मतलब इंटरफेयर नहीं करेगा इन ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर पे। बट ये जो डिस्कशन हुआ था वो पब्लिश नहीं हुआ था, ये एक सीक्रेट डिस्कशन था। अब मतलब ये पब्लिश नहीं हुआ था। ओके, अब नाउ प्रशिया को बिना किसी बड़े एलायंस से वॉर मतलब लड़ना था, समझ में आया। बट जो ऑटोवन बिस्मार्क था, बिस्मार्क के पास बहुत सारे मतलब ट्रेंड आर्मी थे, उनके पास बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे आर्मीज थे, जिसके बदौलत वो लोग मतलब जो प्रशिया था वो जीत गया वॉर। और ये जो वॉर प्रैग पीस ट्रीटीज इस वॉर को ख़त्म किया, जिसमें से अब नॉर्दर्न जर्मन जो था, जो कॉन्फेडरेशन जो है, जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है, अब पूरा का पूरा प्रूशिया के कंट्रोल पे आ गया था। ओके, मतलब ये है कि जर्मन पे अब ऑस्ट्रिया का कोई भी मतलब उसका जो राइट्स मतलब उसका कोई भी अधिकार नहीं था। अब प्रशिया ने नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन को मतलब जो नॉर्दर्न जो साइड था, जो पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न जर्मन स्टेट, उसको लेकर वो एक कॉन्फेडरेशन बनाया जिसको नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन कहा गया। कब? इन द ईयर 1867 पे। समझ में आया? ओके, और जो साउदर्न जर्मन जो स्टेट थे, बावेरिया, विटेनबर्ग, बेडेन, वो सब और हेसी डैम्स्टर्ड, ये जो 4 स्टेट जो हैं, जो टेरिटोरीज हैं, बावेरिया, विटेनबर्ग, बेडेन एंड हेसी डैम्स्टर्ड, ये सब के सब सेपरेट रहे जर्मन यूनिफिकेशन से। और अब ये जैसे कि हम लोगों को पता, हम लोग अभी पढ़े कि इसमें ऑस्ट्रिया का हार हुआ, सो इटाली को क्या मिला? इटाली को वेनेशिया मिला। मतलब इटाली जिसके लिए वॉर पे आया था, मतलब वो उसको मिल गया, उसका वेनेशिया उसको मिल गया। समझ में आया? नेक्स्ट, अब प्रशिया बहुत सारा टेरिटोरीज यहाँ पर मतलब अपने कब्जे में ले लिया था ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर में। और हम लोग अभी पढ़े कि उसमें वो नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन फॉर्म किया। अब वॉर के बाद नेपोलियन थर्ड डिमांड किया था लॉटरबर्ग बोल के, मतलब राइन रिवर के लेफ्ट साइड पे एक टेरिटोरी था लॉटरबर्ग, इसको वो डिमांड किया। क्यों डिमांड किया? क्योंकि उसको अपने कंट्री का फ्रांस को सिक्योर करना था, जिसको ऑटोवन बिस्मार्क ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ओके, फिर प्रशिया ने मूव, क्योंकि अभी जो जर्मन यूनिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि साउदर्न जर्मन अभी भी अलग था। ओके, अब प्रशिया ने मूव किया साउदर्न जर्मन में, उनको अपने जर्मन में मिलाने के लिए वो साउदर्न जर्मन में वो बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगा। अब फ्रांस इसको अपोस्ट कर रहा था। क्यों अपोस्ट कर रहा था? क्योंकि प्रशिया जो था उस पर अपना एक मिलिट्री पावर में से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था। अब उसके पास नॉर्थ जर्मन आ चुका था, अब वो साउदर्न जर्मन की तरफ जा रहा था। ये एक कॉज था। दूसरा कॉज था कि स्पेन में प्रशिया ने एक कैंडिडेट को वहाँ पर भेजा जो था लियोपोल्ड, जिसका नाम था लियोपोल्ड। वो होहेन जो एक प्रूशियन प्रिंस था, उसको प्रशिया ने भेजा स्पेन को, मतलब वहाँ पर ये राजा बनेगा। अब फ्रांस इसको बहुत ज़्यादा अपोस्ट करने लगा और फ्रांस ने प्रूशिया के अगेंस्ट पे वॉर छेड़ दी। क्योंकि देखो, अब प्रूशिया खुद एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर है, अब उसको जर्मन मिल गया। ओके, अगर स्पेन भी अगर मिल जाएगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। बट यहाँ पर ये सब में फ्रांस क्यों चाहता था एक वॉर? व्हाई डिड फ्रांस वांट ए वॉर? क्योंकि अब देखो, जिसके पास ज़्यादा बड़ा रीजन होगा, ज़्यादा बड़ा टेरिटोरी होगा, वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और हम लोग पढ़े कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। सो अब फ्रांस को एक पावर बनाने के लिए उसको एक वॉर चाहिए था। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्रांस की इसमें कुछ भी नहीं जाता है। अगर आप प्रशिया जो भी करे, फ्रांस का क्या उसमें जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। बट फ्रांस चाहता था कि वो खुद भी एक बहुत बड़ा पावर बने। ओके, दिस इज़ वाई। और वहाँ के जो असेंबली जो था, फ्रांस के जो डायर था, जो असेंबली जो था, अब उसने भी बोल दिया और प्रूशिया के अगेंस्ट पे वार छेड़ दी और अपना जो आर्मी था उसको मोबिलाइज करने लगा, कलेक्ट करने लगा। मतलब अर्ली 15 जुलाई से वो कलेक्ट करने लगा। जब न्यूज़ उसको मतलब वो जब ये प्रूशिया सुना, जो नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन जो था वो अपना आर्मी गैदर कर लिया, कलेक्ट कर लिया, प्रशिया अपना आर्मी कलेक्ट कर लिया। समझ में आ रहा है? अब जो साउदर्न जर्मन जो हिस्सा जो रह गए थे, बावारिया, बेडेन, विटेनबर्ग, हेसी डैम्स्टर्ड, अब धीरे धीरे करके वो लोग भी अपना
आर्मी मतलब कलेक्ट कर लिए, गैदर कर लिए, मोबिलाइज कर लिए। ओके, ऑन 16 जुलाई 1870, ऑन 16 जुलाई 1870 फ्रांस एक डिक्लेरेशन सेंड किया जिसमें वो प्रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे वॉर छेड़ दी। समझ में आया? ओके, अब जो साउदर्न जर्मन जो स्टेट थे, जो साउदर्न जर्मन स्टेट, जैसे कि हमें पहले से बोला कि बेडेन, विटेनबर्ग, हेसी स्टेट, अब ये सारे के सारे प्रुसिया की साइड लेने लगे। एंड इन द ईयर एंड इन नवंबर दे साइंड ए ट्रीटी इन द ईयर 1870 पे, इन द ईयर 1870 पे एक ट्रीटी साइन किया जिसमें जो वो लोग मतलब जो जर्मन जो एम्पायर है उसमें वो ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब देखो इस वॉर में ना फ्रांस का कोई एलाय था, मतलब ना फ्रांस किसी अलायंस बनाया था, ना प्रुसिया किसी अलायंस बनाया था, क्योंकि अभी रशिया ने अभी जो था फ्रांस को कोई भी मतलब किसी भी अलग एम्पायर इसको हेल्प नहीं करेगा, इसका कॉन्फिडेंस था ओटो बिस्मार्क को। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्रांस को कोई भी एम्पायर, कोई भी देश इसको सपोर्ट नहीं करेगा, इसका कॉन्फिडेंस था, इसका मतलब इसके ऊपर पूरा का पूरा भरोसा था मतलब ओटो बिस्मार्क के मन में, क्योंकि फ्रांस कोई वॉर जीत जाए, बहुत बड़ा वॉर जीत जाए, ये कोई भी नहीं चाहता था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जो काम किया था वो नहीं चाहते थे कि मतलब कोई और ऐसा काम करे। समझ में आया? सो इसीलिए फ्रांस को कोई भी हेल्प नहीं करेगा, ये पता था बिस्मार्क को, ओटो बिस्मार्क को। समझ में आया? सो वॉर स्टार्ट हो गया एंड फाइनली वॉर ख़त्म हुआ और प्रशिया ने जीत गया। ओके, और जो फ्रांस का जो एक रीजन था एल्सेक लॉरेन बोल के जो फ्रांस का एक रीजन था वो प्रशिया ने ले ली। समझ में आया? अब वॉर जीत गया कौन? प्रशिया जीत गया। अब ऑन 18 जनवरी 1871 पे, ऑन 18 जनवरी 1871 पे द एम्पायर मतलब प्रशियन एम्पायर, साउदर्न जर्मन नेशंस भी आ गया, नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेशन तो पहले से ही था। अब ये तीनों इसको डिक्लेयर किया गया कि ये जर्मन एम्पायर है। कौन कौन? साउदर्न जर्मन नेशन, नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन एंड प्रशिया। जिसका एम्पायर कौन बनेगा? इसका एम्पायर बनेगा, एम्परर बनेगा काइजर विलियम फर्स्ट। कौन है वो? किंग ऑफ प्रशिया, मतलब जो प्रशिया का जो किंग है वो जर्मन एम्पायर का एम्परर बन गया। और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी पास्ड हुआ। और ये जो अरेंजमेंट था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये जो हो रहा था, ये ऑन 18 जनवरी 1871 पे कहाँ पर हुआ था? ये चीज़ हुआ था हॉल ऑफ मिरर पे। हॉल ऑफ मिरर जो वर्साइल्स में है, फ्रांस के वर्साइल पे ये हुआ था, जिसमें बहुत सारे प्रिंस आए थे, जो सारे के सारे जो जर्मन एम्पायर का जो छोटे छोटे जो स्टेट्स का जो किंग थे वो सब आए थे, सारे के सारे जनरल्स आए थे। ओके, और यहाँ पर जो प्रशिया का जो किंग था काइजर विलियम फर्स्ट, वो जर्मन एम्पायर का एम्परर बन गया, काइजर बन गया। ओके, अब जो डाइट जो था, मतलब यहाँ का जो असेंबली था, जो लॉ मेकिंग करता था, वो रीनेम किया जर्मन कॉन्फेडरेशन से जर्मन एम्पायर। मतलब जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था अब वो जर्मन एम्पायर बन गया। और इसी तरह से जर्मन यूनिफिकेशन, जो प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन ख़त्म हुआ। समझ में आया? अब जो बिस्मार्क जो था, बिस्मार्क जर्मन एम्पायर का फर्स्ट चांसलर बना। समझ में आया? और फर्स्ट काइजर कौन बना? विलियम फर्स्ट। ओके, ये याद रखना, यहाँ पर कुछ चीज़ें होता है, जैसे कि जर्मन एम्पायर का फर्स्ट चांसलर कौन बना? बिस्मार्क। और जर्मन एम्पायर का फर्स्ट एम्परर कौन बना? एम्परर मतलब ये जो काइजर लिखा है ना, ये एक टाइटल्स है। एम्परर को वहाँ पर जर्मन में काइजर बोलते हैं, काइजर विलियम फर्स्ट। ओके, तो ये पूरा का पूरा था हमारा द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। ओके, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। ओके।